A very good morning, friends, and welcome to Defense Joes. Myself, Anand Singh, and I have faced interview for UPSC CAPF 2018 batch, and I have cleared CDS 8 times regularly. So today I am going to discuss some history facts and in a chronological order. तो हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक ईयर वाइज ईयर के क्या 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 घटनाएं कैसे कैसे हुई, इसको आपको याद रखना ज़रूरी है। ये मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ डेट लाइन्स होंगे, इंपॉर्टेंट डेट लाइन, इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि ये इनसे क्वेश्चन आप देखोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं डेट लाइन से ज़्यादातर आपके एग्जाम में आती हैं। तो प्लीज़ बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। एक स्टोरी बनाऊंगा, उसी स्टोरी में पूरी डिटेल में मैं चीज़ों को आपको समझा दूंगा और आप एक इमेज बना पाएंगे अपने दिमाग में, एक फ्रेमवर्क बना पाएंगे जिससे कि आप चीज़ों को रिलेट करके भी बहुत सारा सही कर पाएंगे। राइट, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जैसे सबसे पहले आपने देखा 1904 में क्या हुआ। 1904 में क्या हुआ, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया। ठीक है, 1904 में इस समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कर्जन। राइट, लॉर्ड कर्जन थे हमारे। एक्चुअली गवर्नर जनरल नहीं कहेंगे, इनको बोलेंगे वॉयसराय। राइट, वॉयसराय थे हमारे, क्योंकि 1985 से क्या 1958 से जो है हमारे क्या होने लगे गवर्नर जनरल के 1858 से हमारे गवर्नर जनरल की जगह पे वॉयसराय हो गए 1961 के एक्ट से, 1861 के एक्ट से। राइट, 1861 के एक्ट से। तो अब हम ये देखते हैं, फिर बंगाल का विभाजन हुआ कब? 1905 में। किसके कॉल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के कॉल में। और क्या किया गया था? ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर दिया था। जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड थे उनको अलग कर दिया और बंगाली डोमिनेटेड को अलग कर दिया। तो इससे क्या है, डिवीज़न करने की कोशिश की गई, बट उसके लिए बाइकॉट मूवमेंट भी चलाया गया, स्वदेशी मूवमेंट, बाइकॉट मूवमेंट चलाया गया, स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया, जिसमें इसका विरोध हुआ। फिर लास्ट में 1911 में जो है आप इनको जा करके इस बंगाल पार्टीशन को रद्द करना पड़ता है। और 1912 में हमारा इसी समय अनाउंस भी होता है दिल्ली हमारा कैपिटल होगा इंडिया का, लेकिन फॉर्मली बनता कब है? 1912 में। राइट, तो ध्यान रखेंगे ये सब चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ जोड़ के, आप उसको जोड़ के याद करेंगे। 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे हुआ? पहले तो ढाका में हुआ ये, और आगा खां और सलीमुल्ला। ठीक है, चीज़ें थोड़ी सी हौस पौस हो गई हैं, इसलिए मैं उतने अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ। मैं फिर से भी एक बार क्लीन करके आपको चीज़ें दिखाता हूँ। आगा खां और, ठीक है, आगा खां और सलीमुल्ला के नेतृत्व में जो है मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ। कहाँ पे? ढाका में। राइट, अब 1907 में एक एक ईयर बाद देखते जाइए कि हर साल कुछ न कुछ एक ऐसी घटना घट रही है जो कि इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने वाली है। राइट, 1907 में क्या होता है? सूरत में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC के नाम से जाना जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है? 1907 में, सूरत में। और उसी 1907 के अधिवेशन में कांग्रेस में क्या होती है? फूट हो जाती है, दरार पड़ जाती है। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स जो हैं उनके बीच में दरार हो जाती है। और इस समय पे कांग्रेस का अध्यक्षता कौन कर रहा होता है इस अधिवेशन का? तो आप देखेंगे इस कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहा होता है? रास बिहारी बोस। सूरत सेशन का अध्यक्षता कौन कर रहा होता है? रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी घोष। बोस नहीं जानेंगे, अब मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ इसलिए आप लोग समझेंगे, घोष होगा। ठीक है, रास बिहारी घोष यहाँ पे जो है 1907 में सूरत सेशन के अधिवेशन का अध्यक्षता करते हैं। और इसी में कांग्रेस जो है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 1909 में क्या आता है हमारा? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आता है। यहाँ पे ये आप देखेंगे मॉर्ले जो है वॉयसराय होंगे और मिंटो जो है हमारे गवर्नर होंगे। तो लास्ट वाले गवर्नर होते हैं और शुरू वाले वॉयसराय होते हैं। सॉरी, वायसराय मैं बोल रहा हूँ, वायसराय नहीं, ये जो वो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है तो वायसराय तो मिंटो ही हैं, बट जो है ये जो है हमारे सेक्रेटरी जनरल रहते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल, जो
1858 के बाद से जो है हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को डिसॉल्व करके क्या बना दिया गया था, सेक्रेटरी का पोस्ट ला दिया गया था, वो हमारे सेक्रेटरी जनरल होंगे, राइट, 1909 वाले, राइट। नेक्स्ट है हमारा 1911 में क्या हुआ, 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार हुआ। 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग थे हमारे, ठीक है, लॉर्ड हॉर्डिंग के नेतृत्व में ये हुआ 1911 में दिल्ली का दरबार, ठीक है, दिल्ली दरबार लगा, लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने इसकी अध्यक्षता की, ठीक है। और इसी सेशन में ये डिसाइड किया गया कि दिल्ली ही हमारी कैपिटल होगी, और जो बंगाल का डिवीज़न हुआ था उसको भी रद्द किया गया 1911 सेशन में, राइट। फिर 1916 में क्या होता है, 1916 में होम रूल लीग का निर्माण होता है। कहाँ पे होता है होम रूल लीग का निर्माण? सैन फ्रांसिस्को और लाला हरदयाल जो होते हैं इसके लीडर होते हैं। कहाँ पे? फॉरेन में, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में ये होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है। फिर ये होम रूल मूवमेंट जो है कि होम रूल का मतलब क्या है कि जो यहाँ के नेटिव लोग हैं वो रूल करेंगे, ठीक है। तो विदेशों में भी इसको चलाया जाता है होम रूल मूवमेंट को, और फिर इंडिया में भी चलाया जाता है, राइट। तो विदेशों में इसको कौन इसको ले चल जाता है, जो है इस चीज़ को विदेश में जो है हमारे लाला हरदयाल और ठीक है और सोहन सिंह भकाना करते हैं। इसको गदर मूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इसको किसने स्टार्ट किया? एनी बेसेंट और लाला लाजपत राय जी ने जो है इंडिया में इसको किया, इसको आगे बढ़ाया, राइट। तो कब से हुआ? 1916 में सबसे पहले तिलक जी ने इसको लेकर के आए कि होम रूल मूवमेंट, होम रूल होना चाहिए, हमारा खुद का शासन होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए। तो 1916 में तिलक ने फिर उसके बाद एनी बेसेंट जो है हमारी साउथ इंडिया में इस चीज़ को ज़्यादातर इसको ले जाती हैं, और एनी बेसेंट हमारी 1917 में भी जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता भी करती हैं, राइट। और विदेशों में इसी के साथ साथ क्या हुआ, उसी समय विदेश में गदर मूवमेंट भी चला, ठीक है। और इसके लीडर थे लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकाना। कहाँ पे चला विदेश में? अगर आप देखेंगे तो सैन फ्रांसिस्को, ये पैरेलली चल रहा था। गदर मूवमेंट जो है विदेशों में चल रहा था और होम रूल मूवमेंट इंडिया में चल रहा था। पैरेलली अगर देखेंगे तो गदर मूवमेंट का टाइमिंग है 1913 के अराउंड चल रहा है, उसके बाद 16 तक चलता रहता है। तो आप समझेंगे इस ड्यूरेशन में बहुत सारा, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम है, और इसी वर्ल्ड वॉर को ध्यान में रखते हुए, इस वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स थोड़े वीक हो गए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस तरीके की मूवमेंट को चलाया गया, राइट। फिर उसी समय 1960 में ही क्या हुआ? लखनऊ पैक्ट हुआ। लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं, मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता भी बोलते हैं। तो कांग्रेस जो दो पार्ट में डिवाइड हुई थी 1907 में, वो जो है मर्ज हो जाती है, और कांग्रेस का जो है मर्ज हो जाती है 1916 में। और उस समय क्या होता है, दोनों मिल जाते हैं, और उसी के साथ साथ मुस्लिम लीग भी पैक्ट में जो है इसमें शामिल हो जाती है, राइट। तो 1916 में जो है 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है। और कौन होते हैं इस समय अध्यक्ष कौन होते हैं 1916 में? AC मजूमदार, ठीक है, AC मजूमदार होते हैं हमारे। ध्यान से सुनिएगा, जो भी बात मैं बोल रहा हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। AC मजूमदार होते हैं हमारे इस सेशन के अध्यक्ष। इसको कांग्रेस मुस्लिम पैक्ट भी बोलते हैं, लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं, कांग्रेस लीग पैक्ट भी बोलते हैं, और एक्सट्रीमिस्ट और लखनऊ पैक्ट भी बोलते। चलिए, तो आप इस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं कि 1916 कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, इसको याद रखेंगे। AC मजूमदार हमारे इस सेशन के अध्यक्ष होते हैं, राइट। फिर 1917 में क्या होता है? महात्मा गांधी जी द्वारा चंपारण में आंदोलन चलाया जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे, मैं नेक्स्ट स्लाइड कर लेता हूं एक बार। तो 1915 में जो है हमारे गांधी जी जो है इंडिया में आ जाते हैं, और 15-16 कुछ नहीं करते हैं वो, ठीक है, 15 और 16 में वो कुछ नहीं करते हैं। फिर 1917 से वो अपना चक्र चलाते हैं। चक्र चलाना मतलब क्या हुआ? चक्र चलाते हैं, चक्र मतलब C फॉर चंपारण, ठीक है। फिर उसके बाद अहमदाबाद, फिर खेड़ा, फिर रॉलेट एक्ट आता है, फिर असहयोग आंदोलन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो AH से मत अब कुछ सोचिए। चक्र चलाना मतलब CAKRA, ये हुआ चंपारण 1917 में करते हैं, ठीक है, 1917 में चंपारण। फिर 18 में अहमदाबाद और खेड़ा दोनों 18 में होता है, और खेड़ा और अहमदाबाद दोनों कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। फिर रॉलेट एक्ट आता है 1919 में, ठीक है।
फिर उसी 1919 में जो है, अब देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 1919 में क्या आता है, रॉलेट एक्ट, इसको बोलते हैं बिना वकील बिना दलील कानून। इसके विरोध में ही जो है हमारा जलियांवाला बाग में जो है प्रोटेस्ट होता है और वहीं पे जलियांवाला बाग हत्याकांड होती है, जिसमें जनरल डायर ने सबके ऊपर आदेश दे दिया गोली चलाने का और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो इसमें 2 कमेटियाँ बनी, ठीक है, इसमें 2 कमेटियाँ बनी और उस कमेटी के अकॉर्डिंग जो है क्या हुआ, उस कमेटी के अकॉर्डिंग रिपोर्ट आई, जो एक इंडियन कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें क्या हुआ, तहकीकात कमेटी बनी इंडिया की तरफ से और अंग्रेज़ों की तरफ से हंटर कमेटी बनी, ठीक है। तो अलग अलग रिपोर्ट्स आते हैं, लेकिन सच में जो है जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, ये जो है बहुत ही डरावना और बहुत ही भयावह और बहुत ही एक कह सकते हैं इतिहास के पन्नों में एक बड़ा धब्बा है ब्रिटिशर्स के लिए उस समय का, ठीक है। तो ये एक हत्याकांड हुआ और उसके बाद क्या होता है, 1919 में ही क्या होता है हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। देखिए आपको मैंने बताया होगा 1909 में क्या हुआ, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो मैंने बताया था कि मॉर्ले सेक्रेटरी जनरल होंगे और मिंटो जो है हमारे गवर्नर जनरल होंगे या वॉयसराय होंगे। तो वॉयसराय होंगे, गवर्नर जनरल नहीं होंगे। गवर्नर जनरल का पोस्ट 1958 के बाद से समाप्त कर दिया गया, 1961 के एक्ट से वॉयसराय हमारे 58 के एक्ट से हमारे वॉयसराय होने लगे, राइट। तो मॉन्टेग्यू भी यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल होंगे और चेम्सफोर्ड यहाँ पे वॉयसराय होंगे, राइट। तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, तो हर 10 साल पे आप देख पा रहे होंगे ये रिफॉर्म आने का बात तय किया गया था। तो 1909 में हुआ, फिर उसके बाद 1919 में आया, चीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद 1919 के बाद आप देख पाएंगे कि 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया उसके बाद ही और एक और भी चीज़ें थी, इसका भी विरोध था, जलियांवाला बाग का भी प्रोटेस्ट था और रॉलेट एक्ट का भी प्रोटेस्ट था और खिलाफत मूवमेंट भी 1920 में स्टार्ट हो गया, जो कि तुर्की में बेसिकली स्टार्ट हुआ था, फॉरेन में हुआ था। वहाँ पे खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया, क्योंकि वहाँ पे खलीफा का जो पोस्ट था उसको जो है ब्रिटिशर्स ने नकार दिया था और खलीफा को डिथ्रोन कर दिया था। तो उसका प्रोटेस्ट चल रहा था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं तो उन्होंने टर्की पे कब्जा कर लिया और वहाँ पे खलीफा को हटा दिया, तो उसी का विरोध करते हैं और इंडिया में भी उसका विरोध होता है, तो खिलाफत मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। तो गांधी जी ने इसका भी उपयोग करते हुए रॉलेट एक्ट का जो आया था उसका विरोध, सबको इकट्ठा करके, सारी भावनाओं को इकट्ठा करके गांधी जी ने क्या किया, फिर जो है जो वो मूवमेंट स्टार्ट किया, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गांधी जी ने 1920 में। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की उन्होंने, लेकिन बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। वो गांधी जी वायलेंस के बिल्कुल खिलाफ थे, नॉन वायलेंस के पक्ष में थे, क्योंकि देखिए उनका मानना ये था कि अगर हम वायलेंस करेंगे तो अंग्रेज जरूर से जरूर हमें दबा ले जाएंगे। तो उनका भी जो ये फैक्ट था ये बिल्कुल सही था कुछ टाइम के लिए, क्योंकि उनको भी ये चीज़ पता था कि अगर हम वायलेंस करेंगे तो हमको ज़रूर से ज़रूर हमारे मूवमेंट को दबा दिया जाएगा और उनको एक मौका मिल जाएगा उस मूवमेंट को दबाने के लिए। तो इसलिए वो खुद ब खुद वायलेंस को जो है एक्सेप्ट नहीं करते थे किसी भी मूवमेंट में, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म सोच करके चलते थे, ठीक है। फिर 1922 में क्या हुआ, 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ, जिसमें जो है चौरी चौरा में एक कांड हो गया। तो उस कांड में क्या हुआ कि एक पुलिस स्टेशन को जो है आग के हवाले कर दिए, तो बहुत सारे पुलिस वाले मारे गए, तो वायलेंस हो गई आंदोलन में। इसको देखते हुए गांधी जी ने इस जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। फिर उसके बाद 1927 में क्या हुआ, 1922 के बाद देखें 1927 में क्या हो रहा है। 1927 में हमारे साइमन कमीशन की नियुक्ति हो रही है। साइमन कमीशन आपको पता होगा, ऑल वाइट कमीशन बोला जाता है, ऑल वाइट कमीशन बोला जाता है इसको। तो ऑल वाइट कमीशन था, मतलब इसमें सभी जो है वाइट लोग थे। जबकि आपने देखा होगा 1919 में जो है हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है, तो उसके हिसाब से 1929 में जो है हमारा कोई कमेटी या आना चाहिए। तो उसके बाद 2 साल पहले ही हमारा साइमन कमीशन की नियुक्ति हो जाती है 1927 में। फिर 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन होता है और इसी का विरोध करते हुए लाला हरदयाल और लाला लाजपत राय ये लोग विरोध करते हैं। पंजाब में जब ये लोग आते हैं, मुंबई से स्टार्ट करते हैं और जब पंजाब में आता है साइमन कमीशन, इसका बहुत सारा विरोध होता है
और उसी विरोध में लाला लाजपत राय के ऊपर जब वो विरोध कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर अंग्रेजों ने लाठीचार्ज की और उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। उसी का बहुत सारा बदला लेते हैं। फिर 1929 में जो है भगत सिंह जो है असेंबली में बम फेंक देते हैं और असेंबली में डराने के लिए, वैसे तो कोई मरता नहीं है लेकिन डराने के लिए बम फेंकते हैं। और उसी के बाद जो है भगत सिंह को 23 मार्च 1929 को ही भगत सिंह, सुखदेव और इनको जो है फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को समझेंगे। 23 मार्च 29 में नहीं, 1931 में किया जाता है। 1931 में जो है हमारे भगत सिंह जी को फांसी होती है। 1929 में ये बम फेंकते हैं, ठीक है, असेंबली में। फिर 1929 में क्या होता है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जाती है। और ये किस सेशन में किया जाता है, लाहौर सेशन होता है। ठीक है, ये जो है लाहौर सेशन हुआ है, उसमें जो है कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करती है। ठीक है, 1929 में लाहौर का सेशन होता है। लाहौर का सेशन होता है, अगर आप हिंदी में समझ पाएँ तो लाहौर का सेशन। ठीक है, लाहौर सेशन। और या फिर इसमें ये कब कहाँ पे होता है, रावी नदी के तट पर, रावी नदी तट पर। इसमें इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और इसमें पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज की बात की गई है 1929 में, राइट। तो ये आप चीज़ों को समझेंगे। फिर 1930 में क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी स्टार्ट होता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन, नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को। तो आप लोग समझते चलिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रहा हूँ मैं। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है। ठीक है, 1930 में। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होता है जिसमें कि गांधी जी पार्ट नहीं करते हैं, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है। और उसके बाद जो है सेकेंड, जबकि इसमें जो है आपसे क्वेश्चन आता है बार बार कि ऐसा कौन से लीडर थे जिन्होंने तीनों राउंड कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, तो वो थे हमारे भीमराव अंबेडकर जी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर में से वन ऑफ द मोस्ट, मतलब आप कह सकते हैं कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं आप, भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, तो ये है। फिर उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, आपको पता है 1930 में मैंने बताया, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुआ। और उस समय पे कौन था, वायसराय कौन था, इरविन थे हमारे। ठीक है, इरविन थे हमारे वायसराय, राइट। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, इसमें भी बी आर अम्बेडकर जी ने पार्टिसिपेट किया। और इस टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जब इरविन से के साथ इनका पैक्ट होता है उसके बाद। ठीक है, इरविन पैक्ट हुआ 1931 में। फिर उसके बाद गांधी जी इसमें पार्टिसिपेट करने जाते हैं, लेकिन गांधी जी को कोई सेटिस्फैक्ट्रीली कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते, इसलिए फिर से वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट कर देते हैं। जबकि इरविन और गांधी जी का पैक्ट होता है 5 पॉइंट पे, और उसमें बहुत सारी बातें होती हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को आप रोक देंगे, फिर ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी। और तो बात तो मान ली जाती है उस समय, लेकिन उसके बाद जब वो पार्टिसिपेट करते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो उसमें जो है उतना उनको कोई सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं दिखाई देता है, इसलिए वो फिर से स्टार्ट कर देते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। 1932 में वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, और ये टेबल कॉन्फ्रेंस के बेसिस पे ही जो है 1935 का जो है हमारा एक्ट है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसका बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन है, और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन उसको बोला जाता है। वो एक्ट फॉर्म हुआ इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बेसिस पे, निष्कर्ष निकाल करके। ठीक है, फिर 1932 में क्या होता है, जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म होता है तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा होती है। तो आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने बार बार फूट डालने की कोशिश की है। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ, फिर उसमें डिवाइड किया गया। ठीक है, उसमें रिलीजन के नाम पे डिवाइड किया गया। अब यहाँ पे कास्ट के नाम पे, जैसे इसमें क्या होता है कि सांप्रदायिक पंचायत में ये शेड्यूल कास्ट के लोग जो होते हैं उनको एक अलग से प्रतिनिधित्व देने की बात की गई है, तो कास्ट बेसिस पे डिवाइड करने की कोशिश की गई होती है। फिर जिसको कि अंबेडकर जी ने भी प्रस्तावित किया था, और लेकिन बाद में गांधी जी अंबेडकर से मिलते हैं, यरवदा जेल में मिलते हैं, और वहाँ पे गांधी जी जो है पूना पैक्ट करते हैं। पूना में है ये यरवदा जेल, यहाँ पे पूना पैक्ट होता है 1932 में, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि अगर इस फ्रंट पे अगर फुट
हो फूट आ जाता है तो फिर हम अपने आंदोलन को आगे ले करके नहीं जा सकते, जो कि अंग्रेज चाहते थे कि इस तरीके से फूट डाला जाए कि इतना डाइवर्सिटी, इतना डिवीज़न हो जाए कि ये आंदोलन कभी खड़ा ही ना हो पाए हमारे खिलाफ। तो इसी को सब ध्यान में रखते हुए चीज़ें चल रही थी और उसको गांधी जी ने फिर उसको अवॉइड करने के लिए पूना पैक्ट किया 1932 में, राइट, किसके साथ, और भीमराव अम्बेडकर जी के साथ, और ये जो है यरवदा जेल में थे उस टाइम पे, ठीक है। फिर 1932 में हमारा पूना पैक्ट हुआ, ये मैंने बता चुका हूँ मैं। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसी में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट में ही गांधी जी ने ये नारा दिया था, करो या मरो का। तो पहली बार ऐसा नारा जो है जो है गांधी जी के द्वारा दिया गया, जिसमें थोड़ा सा वॉयलेंस की भी बात की जा रही है। तो इसलिए किया गया था क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि गांधी जी एक ये सोच रख चलते थे कि जब तक पूरी जो हमारा वो बार बार एक फेज में चीज़ों को चालू करते थे कि बार बार एक वो चाहते थे कि एक इस ऐसे सिचुएशन पे हमारे आंदोलन, हमारे रिवोल्यूशनरी जो हैं, जो हमारे आंदोलनकारी हैं, इस ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएं कि जहां पे अगर वो अपने से भी डिसीजन लेते हैं या फिर अपने से वो कंटिन्यू कर सकते हैं आंदोलन को। ऐसा नहीं कि वो कब तुरंत वॉयलेंस करके और उनके खिलाफ ऑपरेशन हो जाए ब्रिटिशर्स का और वो दब जाएं। तो वो एक मेच्योरिटी के स्टेज पे ले जा करके ये जाके नारा देते हैं। आप देख सकते हैं लास्ट में 1942 में ये नारा दिया जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा। और इसी तरीके से आप देखेंगे 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन आता है, क्रिप्स मिशन आता है और उसमें फिर इंडिया को स्वतंत्रता देने की बात कही जाती है, ठीक है। साइमन कमीशन के बाद जो है हमारा 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। अगस्त ऑफर भी 1940 में हमारे पास आता है, ठीक है। और अगस्त ऑफर बोल दीजिए या लिनलिथगो ऑफर बोल दीजिए। तो 1940 में अगस्त ऑफर आता है, लिनलिथगो ऑफर आता है और ठीक है, क्योंकि ये अगस्त महीने में आया था इसको, इसलिए अगस्त ऑफर भी बोलते हैं। और लिनलिथगो हमारे उसमें वायसराय थे, इसलिए लिनलिथगो ऑफर भी कहते हैं। फिर 1942 में ही हमारा जो है क्रिप्स ऑफर आता है, जिसको गांधी जी क्या बोलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं, क्योंकि इसमें बोला जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है हम आपको आज़ादी दे देंगे, जिसमें कि कोई कंफर्मेशन नहीं होती कि कब क्या होने वाला है, इसीलिए गांधी जी इसको बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। और नेहरू क्या बोलते हैं, सिंकिंग बैंक, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे आगे भी। 1943 में जो है क्या होता है, हमारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है। और आज़ाद हिंद फौज के बारे में आपको पता होगा, हमारे जो नेताजी थे सुभाष चंद्र बोस, उनके नेतृत्व में इसका गठन होता है। लेकिन आप सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में देखेंगे इनका गठन होता है। लेकिन चीज़ें और भी आगे चलती जाएंगी। 1946 में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। 1946 में हमारा जो कैबिनेट मिशन आता है, और कैबिनेट मिशन ने बहुत सारा रिकमेंडेशन दिया है, ठीक है। कैबिनेट मिशन ने बहुत सारा रिकमेंडेशन दिया है, उसके बेसिस पे जो है हमारा, ठीक है, ये जो कौन सा, ये हमारा जो आज़ादी का था, आज़ादी हमको किस तरीके से मिलेगी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, कैबिनेट मिशन में बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट की जाती हैं, इंडियन के डिमांड्स को एक्सेप्ट किया जाता है। फिर 1947 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन होता है। भारतीय संविधान सभा के लिए इलेक्शंस होते हैं, जिसमें कि जो है फिर उसके बाद उससे जो मेंबर्स चुन के आते हैं वो लोग फिर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का काम करते हैं, राइट। तो 1947 में अंतरिम संस्कार इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना भी होती है 1946 में। 1937 में भी एक बार इंटरिम्स गवर्नमेंट भी बनी थी, ठीक है, ठीक है। और उसमें 11 प्लेसेस पे इलेक्शन हुए थे, जिसमें कि 8 जगह पे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और 3 जगह पे मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई थी। और ये था सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान, आई थिंक यही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, लास्ट में देखेंगे अभी हम। 1947 में भारतीय विभाजन, माउंट बेटन योजना, इंडियन डिवीज़न जो है, माउंट बेटन प्लान जो है पेश किया जाता है माउंट बेटन के द्वारा, जिसमें कि इंडिया और पाकिस्तान को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इंडिया जो है मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र थे, जैसे कि हमारा आज के स्टेट में बांग्लादेश और
जिसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, और वेस्ट पाकिस्तान को डिवाइड किया गया पाकिस्तान के फॉर्मेट में, और बांग्लादेश बाद में 1971 में हमारा युद्ध के दौर बाद जो है पाकिस्तान से अलग हुआ इंडिया के हेल्प की वजह से। उसके बाद 1947 में हमारा इंडिया को स्वतंत्रता प्राप्त हो गया, आप सभी लोग आज़ाद हो गए। तो इसी तरीके से मैंने कुछ एक छोटा सा प्रयास किया है कि आप लोग एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ों को समझ पाएँ, जिससे कि आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बन जाए, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन आप रिलेट करके एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा, और एक एक वर्ड जो मैं बोला हूँ प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही सोच समझ के मैंने एक एक वर्ड का यूज किया है। तो आप प्लीज़ एक एक वर्ड को फोकस कीजिए और अपने दिमाग में रखिए और बार बार रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। जय हिंद, जय भारत।